नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCS HI हिसार। आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन सी दाल की फसल कितनी नाइट्रोजन फिक्स कर सकती है और वो अगर उसका हरी खाद के रूप में प्रयोग करें तो कितनी नाइट्रोजन वो अगली फसल की बचा सकती है और दूसरे जो पोषक तत्व हैं उनकी बचत कर सकती है। और इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती में कितनी बचत हो सकती है, क्योंकि प्राकृतिक खेती में जो एक रासायनिक खेती को करते हुए जब ये फसलें ली जाती हैं तो उसमें नाइट्रोजन का इतना बचत नहीं हो पाती जितनी प्राकृतिक खेती में बचत हो जाती है, या प्राकृतिक खेती में उसका असर बढ़ जाता है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और बेल का बटन दबाएं। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी ज़मीनें हैं, ज़मीनों की ताकत घटती जा रही है और पैदावार भी हमारी लगभग स्टेबल हो गई है बढ़ने की बजाय, और खर्चा भी बढ़ता चला गया है। तो शुरू से ही हमारे पूर्वज जब से खेती करते थे या जैविक खेती का एक इंट्रोडक्शन हुआ था तो उसमें यही शुरुआत की गई थी कि अगर ज़मीन में कुछ न कुछ ऑर्गेनिक मैटर या जैविक पदार्थ नहीं मिलाया जाएगा साथ के साथ, या हर वर्ष या हर 2-3 साल के बाद, तो उससे हमारी ज़मीनों की ताकत घटती चली जाएगी और पैदावार गिरती चली जाएगी। तो प्राकृतिक खेती में कुछ एक पैकेज जो दिया जाता है, उस पैकेज का एक जो कंपोनेंट है, एक पार्ट ये है कि उसमें सह फसलों पर जोर दिया जाता है कि जो हम फसल मुख्य फसल लेते हैं उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरी भी अंतर्वर्तीय फसल या इंटरक्रॉप्स ली जाए, जिससे उसमें उसका प्रभाव, उसका असर और उसका लाभ और अधिक हो जाए। तो जो हम इंटरक्रॉप लेते हैं, इंटरक्रॉप के 3 फायदे हमें सीधे तौर पर मिलते हैं। एक तो ये है कि जो इंटरक्रॉप के तौर पे जो दाल की फसल लेते हैं, जो लेग्यूम की फसल लेते हैं, उसकी जो जड़ का सिस्टम है वो टैप रूट सिस्टम है, यानी कि वो गहराई तक चली जाती हैं। एक नुकीली तरह की उसकी जो जड़ होती हैं वो जाती हैं, जो गहराई तक चली जाती हैं। इसके अलावा जो अनाज वाली फसलें हैं, जैसे धान या गेहूं की फसलें हैं, इनका जो जड़ों का सिस्टम है वो एडवेंटेजियस रूट सिस्टम होता है, यानी कि एक जाल नुमा सिस्टम होता है जड़ों का, जो लगभग सरफेस के ऊपरी सतह तक रह जाती हैं। और इससे क्या फायदा होता है कि जो टैप रूट सिस्टम है, जो दालों में नीचे तक जाती हैं, तो उसमें वो जड़ें नीचे की गहराइयों से भी कुछ जो पोषक तत्व पड़े रहते हैं जमीन में और ऊपर तक नहीं आ पाते हैं, फसल प्रयोग नहीं कर पाती है, तो इनके आश्रय और इनके द्वारा वो जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर आ जाते हैं और ये फसल उनको ले पाते हैं, उनका प्रयोग हो पाता है। और अगर हम हरी खाद के रूप में इनका प्रयोग करते हैं तो वो पौधे के अंदर आ जाते हैं और हरी खाद के बाद वो अगली फसल के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा जो नमी है, नमी अगर ऊपर जब कम हो जाती है तो गहरी जो लेयर्स हैं मिट्टी की, वहाँ से नमी भी एक ये ले लेती हैं और उसका भी प्रयोग कर लेती हैं। दूसरा ये लाभ है अंतर्वर्ती फसलों का कि जो कीड़े और बीमारियां हैं, यहाँ तक के नीमेटोड, उनका भी इनसे कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि एक बफर जोन बन जाता है बीच में कि जो कीड़े और बीमारियों का जो ट्रैवलिंग है, उनका ट्रांसमिशन है, जो एक फसल से दूसरे फसल तक यात्रा करते हैं, वो उनके जीवाणु जो पहुंचते हैं, जो इंसेक्ट वगैरह पहुंचते हैं, उनमें रुकावट आ जाती है और उनका भी अच्छा कंट्रोल हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो हम अलग अलग तरह की फसलें लेते हैं, विशेष तौर पे अगर हम दाल की फसल लेते हैं, तो इसमें जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो, जैसे राइजोबियम है, दाल की जितनी ही फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्स करता है राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणु। तो ये सूक्ष्म जीवाणु जो वातावरण की 78% नाइट्रोजन है उसको लेकर के पौधे की जड़ों के ऊपर फिक्स कर देता है, और जो उस फसल की नाइट्रोजन की जरूरत होती है उसको 80 से 90% तक नाइट्रोजन की उसकी फुलफिलमेंट कर देता है, जरूरत को पूरी कर देता है। और जब वो फसल कटती है तो ये आप इस चीज़ को जानते हैं कि मान लो आपने कोई फसल दाल वाली ली है, जैसे मूंग, उड़द या सन हेम्प या ढैंचे की ली फसल ली है, तो उस फसल के कटने के बाद भी अगली फसल
की जो नाइट्रोजन है उसमें भी काफ़ी हद तक बचत हो जाती है। जैसे मान लो हरी खाद के बाद आगे हमें धान वगैरह की फसल लेनी होती है तो उसमें भी 1.5 से 2 बैग यूरिया तक की बचत हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस फसल के ऊपर राइजोबियम बैठता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, उसकी भी नाइट्रोजन फिक्स करता है और अगली फसल के लिए भी, अगली फसल का भी पोषण करता है, उसकी भी काफ़ी हद तक वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करता है उसकी ज़रूरत के हिसाब से। तो अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी फसलें हैं और कितनी नाइट्रोजन वो फिक्स कर सकती हैं। इसमें मैं एक आप रेफरेंस दूंगा, एक ये आर्टिकल है जो ICR की एक पत्रिका है तरण संदेश, इसमें छपा हुआ है। इसके आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी जो दाल की फसलें हैं कितनी नाइट्रोजन ज़मीन में या पौधे के अंदर फिक्स कर देती हैं। तो ये देखिए, सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन फिक्स करती है वो सोयाबीन की फसल है। सोयाबीन यद्यपि उत्तर पश्चिम भारत में बहुत कम या ना के बराबर है फसल, ये मध्य प्रदेश और जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर ज़्यादा उगाई जाती है और रेनफेड कंडीशंस में ज़्यादा उगाई जाती है ये। तो जो सोयाबीन है लगभग 50 किलो से 450 किलो तक नाइट्रोजन फिक्स कर देती है। और रिजका एक तरह से चारे के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। और ये एक जो जंगली रिजका है, ये एक गेहूं में एक वीड के तौर पे भी आ जाता है। तो ये भी जो नाइट्रोजन है 100 से 300 किलो तक लगभग नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। अरहर की फसल 20 से 200 किलो नाइट्रोजन तक फिक्स कर देती है। मूंगफली 27 से 206 किलो, गंवार 37 से 196 किलो नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। मटर 46 से 60 किलो नाइट्रोजन। मसूर लेंटिल जिसको कहते हैं 35 से 100 किलो नाइट्रोजन। मेथी 44 से 80 किलो नाइट्रोजन। चना 25 से 100 किलो नाइट्रोजन। और उड़द 119 से 149 किलो नाइट्रोजन फिक्स कर देती है। लोबिया 10 किलो से 125 किलो तक नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। और मूंग 50 से 66 किलो नाइट्रोजन फिक्स कर देती है। अब आप देखते हैं कि इसमें ढैंचा और सन हेम्प का रिकॉर्ड नहीं दिया गया है, लेकिन हमारे जो एज ए साइंटिस्ट हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं उसमें ये देखा है, ये पाया गया है, रिपोर्ट हुआ है कि ढैंचा और सन हेम्प अगर इनको नॉर्मल ग्रोथ में हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये लगभग 60 से 65 किलो नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं। और अगर इनकी ग्रोथ थोड़ी सी अच्छी ले ली जाती है तो ये 90 किलो नाइट्रोजन तक भी खेत में फिक्स कर देते हैं। तो ये जो फसलें हैं ये मैंने आपको एक जो आम एक खेती करते हैं, जो रासायनिक खेती करते हैं, उसमें आप भी जानते हैं कि जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो इतनी नहीं बची है। और उसमें जो माइक्रोब्स हैं या तो इनएक्टिव हो गए हैं या काफ़ी हद तक वो कम हो गए हैं। और उनकी जो संख्या को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती में एक विशेष पैकेज दिया जाता है। और प्राकृतिक खेती में जैसे हम जीवामृत, घन जीवामृत वगैरह और इसमें बीजामृत का प्रयोग करके इनकी संख्या को बढ़ाते हैं। और जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो जो रासायनिक खेती में नाइट्रोजन फिक्स होती है उससे कहीं ज़्यादा 1.5 से 2 गुना तक नाइट्रोजन फिक्स ये कर सकते हैं। क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ कर रहे हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ में, उनमें ये साफ तौर पे रिपोर्ट आ रही है, रिजल्ट आ रहे हैं कि अगर हम ढैंचा या मूंग की हरी खाद का प्रयोग करें और उसमें जीवामृत का प्रयोग करते रहें, घन जीवामृत का थोड़ा बहुत प्रयोग करें, तो उसमें जो बोनी किस्में हैं जिसमें 150 किलो नाइट्रोजन तक भी सिफारिश है, जैसे PR 126 या PR टाइप हैं जो बोनी किस्में हैं, उसमें भी हमें रासायनिक खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विशेष तौर पे यूरिया की उसमें कतई ज़रूरत नहीं पड़ती है और किसानों से ज़्यादा पैदावार आती है। यानी कि प्राकृतिक खेती में अगर हम इनका दालों का प्रयोग करते हैं, दालों की फसल लेते हैं और उनको आगे हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं तो उनका प्रभाव अगली फसल पर भी बहुत अच्छा पड़ता है। रासायनिक खेती से लगभग 1.5 गुना आराम से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और रासायनिक खेती में भी जब हम इन फसलों को लेते हैं, हरी खाद का प्रयोग करते हैं, तो नाइट्रोजन की लगभग 60 से 90 किलो आराम से, जैसे मूंग की मैंने बताई आपको, मूंग की 50 से 66 किलो नाइट्रोजन की बचत होती है। अगर हम उड़द को प्रयोग करते हैं, उड़द का हरी खाद के रूप में, तो लगभग दुगुनी 119 से 140 किलो नाइट्रोजन तक की बचत हो जाती है। तो इसमें मूंग के साथ साथ अगर उड़द का भी हम प्रयोग करें, क्योंकि ज़्यादातर किसान मूंग का इसमें प्रयोग करते हैं और ढैंचा और सनहम का प्रयोग करते हैं, तो अगली फसल में हमारी काफ़ी हद तक जो है यूरिया की और दूसरे खादों की भी बचत हो जाती है। और अगर हम प्राकृतिक खेती में करते हैं तो हमें इन खादों की विशेष तौर पर यूरिया की कतई ज़रूरत नहीं रहती है। और उसमें क्योंकि एक माहौल बन जाता है, अनुकूल परिस्थितियाँ बन जाती हैं जिसमें जो सूक्ष्म जीवाणु
केंचुए उनकी संख्या बढ़ जाती है। और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो एक रासायनिक खेती से या जैविक खेती से कई गुना ज़्यादा हो जाती है, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो बढ़ जाती है, जिससे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे फसलों की, जैसे धान और गेहूं की फसलें हैं, धान की गेहूं की जो सिफारिश है जो पंजाब और हरियाणा, वो 150 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक की सिफारिश है। और इसमें हम देखते हैं यहाँ पर जो फसलें उगाई जाती है प्राकृतिक खेती के अंतर्गत, या जो दूसरे किसान फसलें उगाते हैं, तो उसमें बौनी किस्मों में भी जहाँ 150 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक की सिफारिश है, वहाँ भी यूरिया जैसे खादों की जरूरत नहीं पड़ती है और दूसरे खादों की भी जरूरत नहीं पड़ती है। धन्यवाद।